बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रमज़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल बी विद रमज़ान देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा कि जिसमें जो लाखों मिलियन ऑफ चिल्ड्रन हैं वो खुराक की वजह से मारे जा चुके हैं। उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस हैं वो इस वक्त उस कंट्री में स्टिल चल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यमन के बारे में। एक ऐसा कंट्री कि जहाँ पर अभी भी जो खाना जंगी लगी हुई है और एक ऐसा बहरान अभी भी उसमें मौजूद है कि जिसको सब लोगों की नज़रें हैं, जो अभी तक भी जारी है और ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। तो मैं आज आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि कैसे ये वॉर शुरू हुई, ये क्यों चल रही है और ये ऐसा क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं 1990 से। ये जो यमन था ये पहले दो हिस्सों में डिवाइड था, एक साउथ यमन था और एक नॉर्थ यमन था। और जब ये दोनों मर्ज हो गए, ये एक हो गए, सारा यमन जो साउथ था और नॉर्थ था ये दोनों एक हो गए। तो जो इसका जो प्रेसिडेंट था इस वक्त, जो टेक ओवर जिसने यमन को किया था, उसका नाम था अली अब्दुल्ला साली। उसके बाद ये एक ऐसा प्रेसिडेंट था, अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखें, बाय बर्थ देखें, तो वो एक शिया था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपने आप को सुन्नियों की तरफ माइल किया। रिलीजन बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जो यमन है इसके अंदर दो कुव्वतें हैं, एक हुदीज ग्रुप है और एक वो ग्रुप है जो गवर्नमेंट को रन कर रहा है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर मैं आपको बात करूं जो इनके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा ईरान है। और इसमें जो बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो है रिलीजन की, वो है फिरके की, जो इस वक्त दुनिया में भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में खासकर जो फिरकों की डिवीजन है। इस तरह जो फिरके हैं, जो एक फिरका है वो है शिया और दूसरा है सुन्नी। अगर यमन की पॉपुलेशन की बात करें तो जो पॉपुलेशन है उसका जो 65% है वो सुन्नी है और 35% जो है शिया है, जो कि ज्यादातर अंसारुल्लाह ग्रुप है, जिसको आप हुतीज कहते हैं, इसी वक्त जो आप हुसियों के नाम से जानते हैं। तो ये जो हुसी हैं, ये जो हुतीज का ग्रुप है, जो कि अंसारुल्लाह का ग्रुप भी जाना जाता है, इसको जो बहुत बड़ी सपोर्ट है वो ईरान देता है। क्योंकि जो ईरान है उसमें जो ज्यादातर हैं उसमें शिया है, ईरान में है शिया है, तो वो जो बहुत बड़ी सपोर्ट देते हैं वो शियों को देते हैं, हुदीस ग्रुप को देते हैं यमन के अंदर। और जो दूसरा ग्रुप है जो कि सुन्नियों का है, जो ज्यादा आबादी भी सुन्नियों की है यमन के अंदर, जो इसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, वो सऊदी अरेबिया की है। और सऊदी अरेबिया हर मुमकिन सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, सुन्नी गवर्नमेंट जो इस वक्त रन कर रही थी यमन को। तो अली अब्दुल्ला जो साली था, ये जब पैदा हुआ एक शिया फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन ये सुन्नियों की तरफ माइल हो गया। इसके बाद जो इसकी जो सपोर्ट थी और इसके जितने भी जो प्रैक्टिसेस थी, जितने भी काम थे, वो ज्यादा और सुन्नियों की तरफ थे। वो सुन्नियों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता था। और आप ये कहें कि जो कानून थे और जो मर्जी थी वो सुन्नियों की चलती थी उधर। तो हुआ यूं कि अंसारुल्लाह ग्रुप था, जो हुदीज थे, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी। और बगावत में ये हुआ कि जो हुदीज ग्रुप था, जो हुसी थे, उन्होंने 3 जंगें लड़ी अली अब्दुल्ला साली के खिलाफ। एक जंग लड़ी, वो कामयाब नहीं हो सके, दूसरी में भी नहीं हो सके। और अली अब्दुल्ला साली अब एक ऐसा डिक्टेटर था और वो जो उसका जो बैकग्राउंड था वो भी फौजी था उसमें। अली अब्दुल्ला साली ने जो उसका ह्यूमन राइट्स थे उसको बहुत ज्यादा वायलेट किया यमन में।
मीडिया को कंट्रोल किया। अगर मैं मिसाल दूं तो इस वक्त आप पाकिस्तान को देख लें कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, जो बानी है, उसको मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा, उसका आप नाम नहीं ले सकते मीडिया पर। तो इस तरह का जो सीन है वो भी यमन के अंदर था अली अब्दुल्ला साली के दौर में। वो इस तरह का डिक्टेटर लाइक लीडर था, कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको उठा लिया, उसको गायब कर दिया, उसको ये कर दिया। मीडिया पर मुकम्मल बाइकाट पाबंदियां थी, ह्यूमन वायलेशन इतनी ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। जो एक मार्शल लॉ के दौर में होता है, एक डिक्टेटर करता है, तो इस तरह की सिचुएशन थी उसमें। तो जो ट्विस्ट है वो तब आता है जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब यमन की आवाम प्रोटेस्ट करती है, बगावत कर देती है अपने ही जो प्रेसिडेंट है, लीडर के खिलाफ। तो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो पहले उसको सपोर्ट करता है, उसकी गवर्नमेंट को, जो कि ऐसा सुन्नी होती है, उसको फिरका की बेस पे। बाद में वो प्रोटेस्ट और अवाम को देख के वो पीछे हट जाता है और सन 2011 में प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 2012 में अली अब्दुल्ला साली इस्तीफा दे देते हैं और जो नई गवर्नमेंट बनती है, जो उसका ऑपोजिशन होता है, उसके ऑपोजिट जो ऑपोजिशन में उस वक्त था वो था मंसूर हादी। और अली अब्दुल्ला साली अपनी गवर्नमेंट को मंसूर हादी के हवाले कर देता है। जो मंसूर हादी है वो भी सुन्नी होता है और गवर्नमेंट को रन करता है। मंसूर हादी उसकी गवर्नमेंट, जो अली अब्दुल्ला साली है वो अपनी गवर्नमेंट मंसूर हादी के हवाले कर देता है, खुद इस्तीफा दे देता है। तो सन 2014 के अंदर जो हुदीस होते हैं, हुसी, वो जो नॉर्थ सना है, जो उसका जो यमन है उसका कैपिटल है सना, उसको ओवरटेक कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं और मंसूर हादी को वहां से भगा देते हैं। मंसूर हादी पहले तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वो इनका जो एरिया है उसको एक्सपैंड करता है, लेकिन जो हुती होते हैं, हुदीस ग्रुप, अंसारुल्लाह ग्रुप, वो नहीं मानता और वो बगावत करके सना पर कब्जा कर लेता है और उसको भगा देता है वहां पर, कैपिटल सिटी से मंसूर हादी को वहां से भगा देता है। और जो इस जो जंग है, मंसूर हादी को बाद में 2017 के अंदर कत्ल कर दिया जाता है हुदियों के द्वारा। जो सऊदी अरेबिया है जब 2014 में ओवरटेक किया, कब्जा किया सना पर, यमन के कैपिटल सिटी में, तो सऊदिया और दुबई ने, यूएई ने एयर स्ट्राइक्स भी किए हुदीस के खिलाफ यमन के अंदर। तो जो ये यमन है इसमें जो दो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा है। एक तो वो वाली गवर्नमेंट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है और इस वक्त जो ज्यादातर है वो साउथ यमन में है, जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूनाइटेड नेशन से। उसको जो सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रही है वो सऊदी अरेबिया से, और दूसरी सपोर्ट जिसको एज अ प्रॉक्सी समझा जाता है ईरान का, वो है हुदीस। और बहुत बड़ी ताकत जो बगावत की, जिन्होंने गवर्नमेंट जो नॉर्थ यमन पर जिन्होंने कब्जा किया सना पर, वो हुदीस का ग्रुप है और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर सुन्नी कब्जा करें, यहाँ पर सुन्नियों की डोमिनेशन हो यमन के अंदर। तो ये चीजें थी यमन के अंदर जो इस वक्त भी चल रही हैं। इस वक्त भी जो हुदीस और गवर्नमेंट के जो दरमियान एक जंग की सिचुएशन है, एक सिविल वॉर जारी है। और इन रिसेंट टाइम में ये हुआ कि जो अमेरिका और बरतानिया था उसने यमन पर हमला कर दिया, क्योंकि जो यमन था उसने रेड सी के अंदर, जो यमन है ये रेड सी के बिल्कुल साथ है। रेड सी पर इन्होंने जो सना था, जो हुदीस था, इन्होंने रेड सी में जो इनकी शिप्स थी अमेरिका और बरतानिया की, इन पर अटैक कर दिया।
इसके बदले में बरतानिया और अमेरिका में यमन में निशाना बनाया हुदीज को। तो ये जो करंट सिनेरियो है वो इस वक्त भी जारी है, और जो हुदीज हैं और जो गवर्नमेंट है इनके दरमियान में एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। और दो एक ग्रुप बने हुए हैं, एक हुदीज का ग्रुप जो कि सपोर्ट जिसको हासिल है ईरान की, और दूसरा गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट हासिल है सऊदी अरेबिया की। तो इस बेचारी जंग में, बेचारी तो नहीं कह सकते, इस जंग में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना यमन में, वो आम शहरियों का हुआ। आप इस वक्त भी देखें, पाकिस्तान में आप देख लें, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये अपने फैसले मनवा रहे हैं, ये फैसले खुद कर रहे हैं एक इंसान की बका के लिए, और इसमें जो आम शहरी हैं बेचारे वो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत, महंगाई पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आम शहरियों को होता है। तो जो भी गवर्नमेंट आए, जो हिस्ट्री में आई, हमेशा एक चीज़ रही कि जो कुछ पीपल होते हैं, लोग होते हैं, जहाँ भी सिविल वॉर आए, कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं कंट्री पर, और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आम शहरियों का होता है। और मैंने कुछ डिटेल निकाली इसकी कि जो यमन के अंदर एयर स्ट्राइक्स की वजह से, सिविल वॉर की तरह वजह से, एक ने दूसरे पर हमला कर दिया, दूसरे ने तीसरे पर हमला कर दिया, जो कबायली लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ना, मैं आपको फिगर करके बताऊं, ये बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा नुकसान। अगर हिटलर के ज़माने की बात करें, उसने बहुत ज़्यादा यहूदियों को मारा था। जो फिगर में है ना, फिगर में 9.8 मिलियन चिल्ड्रन, वो स्क्वायर नहीं है, 9.8 मिलियन यमन के अंदर, इतनी ज़्यादा तादाद। जो अभी तक वो 11,200 चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे वो मारे जा चुके हैं इधर। और जो आप बात करें, जो 17 मिलियन पीपल हैं, वो फूड, ओवरऑल पीपल, लोग वो फूड की कमी का शिकार हैं यमन में। और जिसमें 4.2 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जिसको एमरजेंसी फूड की ज़रूरत है, एमरजेंसी है, इतनी ज़्यादा क्राइसिस है फूड की। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, जिसमें जो तादाद है वो 3.1 मिलियन जो पीपल, 31 लाख चिल्ड्रन वहाँ पर इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, वहाँ से जा चुके हैं यमन से। तो ये जो हालात हैं वो यमन के हैं, और इस वक्त भी जो सिविल वॉर है वो जारी है, और जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो हुसियों का इस वक्त जो जंग जारी है, जो वॉर जारी है पैलेस्टाइन में और इसराइल में, और हुदीस हैं वो एज ए होल यमन, वो पैलेस्टाइन को एज ए मुस्लिम कंट्री करना भी चाहिए, वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए, और वो भी एक वॉर में शामिल हो चुका है पैलेस्टाइन में, वो बहुत बड़ा सपोर्टर है। और ये इसराइल की तरफ से क्लेम भी किया जाता है, जो यमन है इसमें जो हुसियों हैं और पैलेस्टाइन के जो लीडर्स हैं उनकी भी पनाहगाह है। तो ये जो सारी सिचुएशन थी यमन के बारे में, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। इस वक्त भी जो सिविल वॉर है वो जारी है हुदीस के दरमियान में और गवर्नमेंट के दरमियान में। जो नॉर्थ यमन है वहाँ पर हुसियों का कब्ज़ा है, और साउथ यमन है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो मंसूर हादी की गवर्नमेंट थी, वो भी इस वक्त रोल कर रही है। और जो ईरान और सऊदी अरेबिया, ये दोनों सपोर्टर हैं इनके, एक ग्रुप का सपोर्टर है और दूसरे ग्रुप का सपोर्टर है। तो आगे देखते हैं क्या होता है यमन में और किस तरह ये बहरान आगे ख़त्म होता है। तो अब के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।